हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आज है होली, तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को। रंग बिरंगे रंगों की तरह जो है आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं। आप सभी जो है हमेशा खुश रहें और अपने सपने को साकार करें। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज़्यादातर व्याकरण के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो संपूर्ण हिंदी साहित्य से जो है मैंने प्रश्नों को लिया है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा और लास्ट में जो है मुझे ज़रूर बताने का आप लोग कृपा करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है, दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति में अंतर स्पष्ट किया। ऑप्शन बी है, वामन ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली तीनों रीतियों की कल्पना की है। ऑप्शन सी देखेंगे, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार शतक, श्रृंगार होगा यहाँ पे, ठीक है, श्रृंगार शतक नामक दोनों ग्रंथ जो है किसका है, भोजराज का है। ऑप्शन डी देखेंगे, क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु जो है अभिनव गुप्त थे। या ऑप्शन ई देखेंगे, उपर्युक्त सभी। सही कथन इनमें से जो है बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 50 क्वेश्चन है, तो हम जो है ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आंसर बताने में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक एक पॉइंट जो है आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आचार्य दंडी जो थे वो जो है वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति दोनों का अंतर उन्होंने स्पष्ट किया था, सबसे पहली बात। दूसरा देखेंगे ऑप्शन, वामन जो है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति तथा पंचाली रीति तीनों रीतियों का जिन्होंने कल्पना किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से किस आचार्य ने वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली तीनों रीतियों का कल्पना किया है, तो हो जाएंगे राइट आंसर वामन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, तो भोजराज के हैं, आचार्य भोजराज के। ठीक है, क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा अभिनव गुप्त थे। ओके, तो राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाक्चार्य प्रकट होता है वो क्या कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी, क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिधा। अभिधा कहलाती है। ठीक है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, अभिधा कहेंगे। ठीक है, वाचार्थ वाचक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखेंगे, निम्न उपन्यासों में असंगत बताइए। आप सभी को बताना है निम्न उपन्यासों में असंगत। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, ऑप्शन ए है, दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का ही है। उसका शहर प्रमोद सिन्हा। आंगन में वृक्ष दुष्यंत कुमार। तीसरा आदमी श्रीकांत वर्मा, सॉरी लक्ष्मीकांत वर्मा। राइट आंसर क्या होगा, इनमें असंगत बताना है, तो असंगत हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि तीसरा आदमी जो है ये उपन्यास जो है कमलेश्वर का है। ठीक है, तीसरा आदमी जो उपन्यास है ये तो कमलेश्वर का है, कमलेश्वर। ठीक है, और श्रीकांत वर्मा का जो रचना है ना वो भी उपन्यास ही है, वो है तीसरा प्रसंग। ठीक है, तीसरा प्रसंग आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाम सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो तीसरा आदमी कमलेश्वर का और तीसरा प्रसंग लक्ष्मीकांत वर्मा का। तो यहाँ पे गलत दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, क्वेश्चन ही गलत है ना। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, छोड़िए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद यहाँ मैं बताते चलती हूँ। 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन हो जाएंगे, कायिक होगा, सात्विक होगा, और कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। ठीक है, मानसिक,
और आहार्य, ठीक है, कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। ये जो है 4 भेद होते हैं अनुभाव के, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन को काट दीजिए, मैं राइट आंसर बता देती हूँ, ठीक है। 4 भेद होते हैं, चारों भेदों का नाम भी मैंने बता दिया, ठीक है। कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सही युग में चिन्हित कीजिए या सही युग में पहचानिए। राइट आंसर क्या होगा? वैदर्भी या माधुरी एक साथ होगा, गौड़ी माधुरी एक साथ, पांचाली ओज एक साथ, या गौड़ी या प्रसाद एक साथ। तो सही युग में चिन्हित करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो वैदर्भी और माधुरी जो है एक साथ आएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? पदम सिंह शर्मा के रचना का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा पदम पराग, ठीक है। रेखा चित्र है ये, ठीक है, प्रथम रेखा चित्र भी है इनका, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक का शुद्ध शब्द बताना है आप सभी को, तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। अलौकिक तो होगा नहीं, ना ही अलौकिक होगा, ना ही आलौकिक होगा, है ना, तो अलौकिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देव कवि किस जिले के थे? आजकल ना जो महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, स्पेशली जो उनको पढ़ना है, तो उनके जो है अलग से वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका ग्रंथ क्या था, अगर उन्होंने कोई संस्था का नाम दिया है तो संस्था का नाम, जो वो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोग याद रखेंगे खास तौर पे, ठीक है, क्योंकि आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा है देव कवि किस जिले के थे, आप सभी को बताना है देव जो है किस जिले के थे, तो इटावा के। राइट आंसर हो जाएगा इटावा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि, भली बात आप लोग संधि से परिचित होंगे, संधि जो है आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो संधि का भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने पहले ही बताया आप सभी से, व्याकरण के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि टीजीटी में जो है व्याकरण आता ही आता है, ठीक है। टीजीटी हो गया, एलटी हो गया। स्वस्थ अस्तु में जो है संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वस्ति प्लस अस्तु होगा ना, स्वस्ति प्लस अस्तु। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। श्री हर्ष का ग्रंथ इसमें आपको बताना है, श्री हर्ष का जो है ग्रंथ इसमें कौन सा? नैषधि चरितम होगा, आसान प्रश्न है। नैषध काव्य लिखा है लेकिन नैषधि चरितम भी सही है, ठीक है, नैषध काव्य भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अनुष्ठुप, ठीक है, अनुष्ठुप क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है, या एक गुण है? अनुष्ठुप आप सभी को बताना है क्या है। तो अनुष्ठुप जो है एक छंद है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अनुष्ठुप जो है एक छंद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पम कर्मधारय समास है, दशानन बहुब्रीहि समास है, राम लक्ष्मण अव्ययीभाव समास है, दिवारात्रि द्वंद्व समास है। तो आसान है प्रश्न, ये भी समास भी आप लोगों को आता होगा, है ना। तो राम लक्ष्मण जो है अव्ययीभाव समास नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व समास होगा राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, तो द्वंद्व समास होगा। बाकी नीलोत्पम में कर्मधारय समास होगा, दशानन में बहुब्रीहि समास होगा, और दिवारात्रि दिनों रात तो द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगादन उद्गम,
गंगोदकम, ठीक है, गंगोदकम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुण संधि होगा, है ना, गुण संधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नहुस नाटक किसका है? नहुस नाटक को किसने लिखा है? नहुस नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप सभी को बताना है रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, सॉरी, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कह लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये 3 हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना, रंग उतर जाना तो होगा नहीं, भेद प्रकट करना भी नहीं होगा, बहुत पछताना भी नहीं होगा, हो जाएगा विद्रोह करना। सिर उठाना यानी विद्रोह करना। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामस, रामे, रामेशु। शब्द रूप राम शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? इसी राम, यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट मैं अपनी बात थोड़ा सा बताना चाहूँगी आप सभी को कि किस तरह जो है मैंने शब्द रूप और धातु रूप को याद किया। 2017 की बात है, 2017 में जब यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो 2017 में बहुत थोड़ा टफ पेपर आया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टफ आया था, जिसमें मैं 2 नंबर से मेरा नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। यूपी टेट 2017 की बात कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि उसमें जो है शब्द रूप, है ना, शब्द रूप, ये राम का जो भी आता है उसमें जो है वही गलत हुआ था, और वो मुझे बहुत भारी लगता था याद करने में। सोचती थी कैसे याद होगा। देखा जब मैंने इसकी वजह से मैं फेल हो गई, तो भाई गॉड, मैं घर आई और इस धातु रूप को, शब्द रूप को इस तरीके से मैंने याद किया, इस तरीके से याद किया कि अब मतलब इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे कहीं से भी कोई पूछे तो मैं बता सकती हूँ, मुझे बोलता नहीं है, ठीक है ना। तो वही है कि जिसको भी आप मन से एकदम दिल से याद कर लेंगे ना अच्छे से, वो भूलता नहीं है, सही बात है ये। तो राम का ये राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग देख गए, समझ गए होंगे, रामस्य होगा, षष्ठी एक वचन रामस्य होगा। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम, मैंने ऐसे याद किया है, मतलब मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है। कई लोग ऐसे याद करते हैं ना, मैंने ऐसे खड़ा याद किया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या मैथिली में? घनानंद की कृतियाँ आप सभी को पता होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा है कि किस भाषा में है ना, तो ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, देखेंगे पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताना है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, ये टीजीटी का जो है सिलेबस में है, तो आप सभी को ये पढ़ना ही है बहुत अच्छे से, और प्रश्न इसमें से बहुत है, पिछली बार भी अभी 2021 में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, है ना। तो बताएंगे पठ धातु वर्तमान काल में, ठीक है, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? पठती होगा, पठसी होगा, पठंती होगा, पठामी होगा। पठामी तो होगा नहीं, पठत भी नहीं होगा, पठंती भी नहीं होगा, तो हो जाएगा पठसी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पठसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो राष्ट्रीयता हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, नई कविता के प्रवर्तक थे।
नई कविता के प्रवर्तक थे? यहाँ पे तो ऑप्शन में था ही नहीं। नई कविता के प्रवर्तक जो है जगदीश चंद, ऑप्शन को काट दीजिए। जगदीश चंद, ठीक है, जगदीश चंद नहीं, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही, ठीक है, ये जो है नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऑप्शन दिया इसमें भारतेंदु सही हो सकता है। नई कविता के प्रवर्तक थे पूछा जा रहा है, तो कई पत्रिकाओं का जो है भारतेंदु ने पत्रिकाएं जो है उसका प्रकाशन किया था। लेकिन यहाँ इसको छोड़ दीजिए, गलत है ऑप्शन, यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से जो है जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप राइट आंसर लगाएंगे, लेकिन खास करके जगदीश गुप्त का, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ठीक है, लोकोक्ति है ये, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। तो इसका लोकोक्ति देखेंगे ऑप्शन ए, आँख का अंधा, नाम नयन सुख नहीं होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन, ठीक है। भागवंती उपन्यास जो है सुदर्शन का है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो भवभूति हो जाएंगे, उत्तर रामचरितम है ना, उत्तर रामचरितम भी इनकी रचना है और मालती माधव भी है, ठीक है। और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर होगा यहाँ पे रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। रूपक अलंकार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न को मैंने इसलिए लिया कि ये प्रश्न आता ही आता है, फिर भी स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है। कई बार मेरे से भी गलत हुआ है, ऐसी बात नहीं है ना, ये गलत हो ही जाता है। तो इसको आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लिखते रहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवयित्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। जो तुहार अनुशासन पावो, कुंदन इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलुक जिमितोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। अब इन पंक्तियों में कौन सा रस आप लोगों को दिख रहा है, बताइए। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, जब मैं तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, कंदूक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कंदूक से जो मैं ब्रह्मांड को उठा लूँ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलुक जिमितोरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रौद्र रस है, ठीक है, अलंकार कह रही हूँ, सॉरी, रौद्र रस। कौन सा रस है? तो रौद्र रस है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, बताइए आप लोग।
अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ और अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप बताइए। अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति का रूप बताना है। अहम आवाम वयम होगा, या मया अव्यभ्याम अभ्या अस्माभि होगा, या मत आवाभ्याम अस्मत् होगा, या मम आवयो अस्माकम होगा। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति आप सभी को बताना है, तो अस्मद का हो जाएगा मम, तृतीया विभक्ति हो जाएगा मम आवयोः अस्माकम, ठीक है। मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अस्मद का जो है रूप होगा आपके पास, आप लोग उसमें मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। मम आवयोः अस्माकम जो है तृतीया विभक्ति होगा अस्मद शब्द का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तेजः प्लस मय, तेजः प्लस मय विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि होगी यहाँ पे तेजः प्लस मय। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। जदप सुजात सुलक्षणी सुरवर सरस सुवृत भूषण विनुन विराजयी कविता बनिता मित्र, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये केशवदास का पंक्ति है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से उनको पंक्तियाँ पता होगी, जो नए हैं वो ध्यान रखेंगे। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति रमाशु, रामाराम, रामयो, रामायाम। राइट आंसर क्या होगा। रमा शब्द रूप का जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो रामाशु होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रमाशु, रमाशु ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में जो है ऐसे आ जाता है रमाशु, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे माइंड में कि ये जो है गलत होगा, राइट आंसर ऐसे होगा रमाशु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी। सूर्य का दिवस, याम, वासर। तो यहाँ पे राइट आंसर सूर्य का हो जाएगा, है ना। सूर्य का पर्यायवाची ये सब नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सही है सारे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निखर राख ये खंजन आए, निखर राख ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं। निखर राख ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नयन, इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण होगा, तो माधुर्य गुण होगा, ठीक है, माधुर्य गुण। ओज गुण तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। ओज गुण आप लोग के ओज गुण को कैसे पहचान करते हैं, जब भी कोई पंक्ति आए तो ओज गुण में देखिएगा संस्कृत के शब्द जो है, संस्कृत शब्द ज़्यादा दिए गए होते हैं वर्ड वहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा ओज गुण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। यानी कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। भागवत शरण उपाध्याय की रचना है विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी का है तूफानों के बीच, रामऋषि बेनीपुरी का है हिमालय यात्रा, मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक। इनमें से सही युग्म बताना है आप सभी को। तो देखेंगे विलायत यात्रा जो है भगवत शरण उपाध्याय का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट आंसर है, सॉरी ये तो राइट आंसर होगा नहीं, गलत हो गया।
और देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच। तूफानों के बीच जो है रांगे राघव का है ना, रांगे राघव का है। और हिमालय यात्रा, हिमालय यात्रा जो है काका कालेलकर का है, काका कालेलकर का है, ठीक है। और मोहन राकेश का जो है आखिरी चट्टान, ये बिल्कुल सही है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सारे तीनों गलत हैं। यहाँ पे राइट आंसर मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेंगे नहीं पता होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सखी नील नभसर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। रूपक अलंकार के भी भेद होते हैं ना, शांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, है ना। तो ये रूपक अलंकार तो है, लेकिन इनमें से रूपक अलंकार का कौन सा भेद है, टीजीटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सांग रूपक है, निरंग रूपक है या पारंपरिक रूपक है। ध्यान दीजिएगा, सांग रूपक है। ज़्यादातर सांग रूपक और निरंग रूपक का भी मतलब यही दो आता है, ठीक है। सांग रूपक के भी दो भेद होते हैं, निरंग रूपक के भी दो भेद होते हैं, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है रामाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। ऑप्शन बी है कबीर संत कवि थे। ऑप्शन सी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन डी है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। संत तुलसीदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के थोड़ी थे, राम भक्ति शाखा के थे, ठीक है, रामाश्रयी शाखा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है। भारतेंदु का है, आचार्य शुक्ल का है, सत्येंद्र का है, नागेंद्र का है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, शुक्ल जी का ही है। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं, है ना, इसकी भाषा क्या है। खड़ी बोली है, ध्यान रखेंगे आप लोग, खड़ी बोली भाषा है कामायनी की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केशव का नहीं है। तो भाषा भूषण जो है केशव का नहीं है। भाषा भूषण, भाषा भूषण किसका है, ये तो आसान है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। भाषा भूषण ग्रंथ जो है किसका है, ठीक है, वो रीतिकाल के कवि हैं, इतना मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, तीनों रचनाएं जो है केशव की हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद जो है 3 भाई हैं, तीनों के नाम से जो है जुड़ा हुआ है ये नाम, ठीक है, तीनों एक में जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। गणेश श्याम सुखदेव, ठीक है, गणेश श्याम सुखदेव, ठीक है। कृष्ण बिहारी करके आ जाता है कभी कभी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। देखिए यहाँ पे राम बिहारी दे दिया है, ठीक है, तो गलत हो गया इसलिए। और सी में देखेंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, राम बिहारी, इसमें भी दिया है गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी, है ना। ऑप्शन भी ऐसे कैसे, ऑप्शन एक ही तरह हो गया, चलिए छोड़िए। राइट आंसर हो जाएगा बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी। ओहो, आपको सभी को बताना है कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है इनमें से कौन सी रचना पहले आएगी। अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मपदेन, तुम चंदन हम पानी। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, त्यागपत्र जो उपन्यास है
जैनेन्द्र का। आत्मपदेन जो है अज्ञेय की रचना है ना। और तुम चंदन हम पानी एक निबंध है जो विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, तो अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष देखिए 1881 है ना, 1881 ईस्वी है। त्यागपत्र 1937 है। और आत्मपदेन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2003। ठीक है, और तुम चंदन हम पानी 1957। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 1881। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह शब्द में विशेषण क्या लगेगा, क्या होगा विशेषण। उत्साहित हो जाएगा, उत्साह का उत्साहित हो जाएगा विशेषण लगेगा तो, है ना। आगे देखेंगे, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। आवरण का हो जाएगा अनावरण। अनावरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 का देखिए, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा। मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा। तो रज्जु शब्द का जो है हिंदी में अर्थ होगा वो होगा रस्सी। रज्जु मीन्स रस्सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वीरांगना, इनकी रचना है। यह नाटक है। ठीक है, वीरांगना जो है नाटक है, किसका है। तो रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, और वीरांगना नाम से जो है केदारनाथ अग्रवाल की भी एक रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। इनमें से जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कपीश्वर। ठीक है, कपीश्वर सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसमें धैर्य नहीं है, ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, अधीर कहेंगे। ठीक है, अधीर कहा जाता है उनको। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द का जो है पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। राइट आंसर होगा प्रस्तर। प्रस्तर में पत्थर हो जाएगा। बाकी झंडा, निशान, ध्वज, ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द किसके हैं, तो पताका के हैं। ठीक है, प्रस्तर में पत्थर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल जो 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप सभी का जो है पूरे प्रश्न जो है सही हुए होंगे। ज़्यादा कठिन प्रश्न अभी नहीं लेकर आ रही हूँ मैं। ठीक है, अब होली बीत गई, अब कल से जो प्रश्न मैं लेवल थोड़ा कठिन बनाऊँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट करिएगा, जो भी आपको जैसा भी आपको क्लास लगा उसके बारे में आप ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है, वेट रहेगा आप सभी के जवाब का मुझे। ठीक है, चलिए।